हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्ड लेक्चर लेकर के आए हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर हम लोगों ने इक्विवेलेंट वेट बेसिकली पढ़ा था। इक्विवेलेंट वेट का ओल्ड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने जाना था कि उस पर क्वेश्चंस किए थे, और आई थिंक उसके साथ के साथ हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर पर बॉन्ड नंबर मेथड भी बेसिकली पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम लोग, आज का भी लेक्चर शॉर्ट ही रहेगा यार, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा इसी वजह से। तो आज हम लोग बेसिकली बस मैं आज तुम लोग को ये बताऊँ कि इक्विवेलेंट वेट मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, एन फैक्टर एग्जैक्टली क्या होता है और उसको कैसे ये हम लोग निकालते हैं। मेन एन फैक्टर है आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बस इसका इंट्रोडक्शन होगा। कल का जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग इंशाल्लाह जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे सिंगल टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन से हम लोग वो करेंगे, एंड परसों बैलेंसिंग होगी। एक दिन एसिडिक मीडियम, एक दिन बेसिक मीडियम, ये चैप्टर ख़त्म। ठीक है, तो देख लो यार, सबसे पहला है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए कितना वेट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड है, उसको हम लोग बेसिकली इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, कुछ भी है, अब वो एलिमेंट कंपाउंड अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के लिए उसका पर्टिकुलर कितना वेट खर्च हो रहा है, वही चीज़ हमारा इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। ये तुम्हारी एक्चुअल डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ, हालांकि लिखा ही हुआ है कि वेट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू कंबाइन विद 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो फॉर्मूला होता है वो बेसिकली ये होता है, किसी भी चीज़ का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो ये बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यार आखिर ये एन फैक्टर क्या चीज़ होती है। तो देखो, एन फैक्टर हम लोग बेसिकली जब भी तुम्हारा कोई रिएक्शन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को होने में उसके कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं या कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, उसी को हम लोग बेसिकली एन फैक्टर हम लोग कहते हैं। यहाँ पे देखो, मैंने शायद से डेफिनेशन लिखी है क्या? नहीं, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं है। जस्ट अ मोमेंट, मैं इसकी डेफिनेशन मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, इसको मैं पॉज कर लेता हूँ पहले। पॉज कहाँ से होगा, नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, मैं इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन ही लिख दे रहा हूँ। जस्ट अ मोमेंट, पहले देखता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, तो वेट ऑफ सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर गेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब एन फैक्टर बेसिकली क्या होता है, बस डेफिनेशन लिखी हुई थी, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि एन फैक्टर बेसिकली क्या होता है। एन फैक्टर बेसिकली इट इज़ एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द सब्सटेंस आपका एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, इट इज़ द एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द सब्सटेंस इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, उसी को हम लोग बेसिकली एन फैक्टर हम लोग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग इस एन फैक्टर को निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ, हाउ टू फाइंड एन फैक्टर। क्योंकि भाई देखो, इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोगों को निकालना है
तो इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोगों को पता है, मॉलिक्यूलर वेट तो हम लोग निकाल लेंगे, बट किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट वेट अगर निकालना होगा तो मेरे को n फैक्टर जानना है ना। अब वो तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मिक्सचर होता है, कुछ भी हो सकता है। तो n फैक्टर कैसे निकालना है वो देखो। तो सबसे पहला है n फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट कह लो या आप सिंपली कह सकते हो एटम के केस में। तो एटम के केस में जो n फैक्टर होता है, एटम के केस में जो n फैक्टर होगा, मैं यहाँ पे एक टेबल सा कुछ बना दे रहा हूँ कि इसके लिए जो n फैक्टर होता है ये बेसिकली उसका वैलेंसी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, बस इतना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अब एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट कह लो या एटॉमिक वेट कह लो, वो होता है 27। और एल्युमिनियम के केस में चूंकि एल्युमिनियम एटम है या एलिमेंट है, ऑब्वियसली इसका n फैक्टर किसके बराबर? वैलेंसी, और एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 9 हो जाएगा। मान लो मुझे बोले कि लेटर से क्वेश्चन है मुझे कि फाइंड, लेटर से मुझे क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, लेटर से मान लो है मेरे को क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 35.5। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? ये सिंपली 35.5 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैं आपको n फैक्टर ही बेसिकली बताऊंगा। इक्विवेलेंट वेट तो खैर हम लोग करेंगे अभी बाद में, ठीक है। तो एलिमेंट के लिए या एटम के लिए n फैक्टर क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा फॉर आयंस, चाहे पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो। तो आयंस के लिए जो n फैक्टर होता है, आयंस के लिए जो n फैक्टर होता है ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे मान लो मुझे जानना है, जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन है, सपोज करो कि व्हाट इज n फैक्टर फॉर, लेट अस से NH4 पॉजिटिव है या Cr2O7 डाई नेगेटिव है, या फिर लेट अस से मुझे दे रखा है PO4 ट्राई नेगेटिव है, या फिर मान लो Mg डाई पॉजिटिव है। इन सब के लिए n फैक्टर निकालना है। तो जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो इसका आंसर 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा। मतलब जो भी आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड है वही आपका बेसिकली n फैक्टर कहलाएगा। तो अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो हम लोग इसको इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं कि एलिमेंट के लिए या फिर एटम के लिए जो हमारा होगा ये किसके बराबर होगा? ये हमारा बराबर होगा, ये हमारा एलिमेंट के लिए अगर मैं बात करूँ तो एलिमेंट के लिए जो हमारा n फैक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये वैलेंसी के बेसिकली बराबर होता है। ये सही से आ नहीं रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ आयंस के लिए, तो आयंस के लिए किसके बराबर होगा? आयंस के लिए ये चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। तो चलो हम लोग को एलिमेंट समझ में आए, हम लोग को आयन समझ में आए। अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा, ठीक है, थर्ड है सॉल्ट। तो देखो सॉल्ट को करने के 2 तरीके हैं। सॉल्ट के लिए हम लोग को जानना है कि सॉल्ट के केस में n फैक्टर क्या होगा। तो सॉल्ट के केस में एक तरीका तो ये है, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मेथड फर्स्ट। मेथड फर्स्ट ये देखो, हम लोग को पता है सॉल्ट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है अनायन। तो आप कैटायन का n फैक्टर अलग निकालो, अनायन का n फैक्टर जो है वो अलग निकालो, और उसके बाद बेसिकली उसको ऐड कर दो, तो वही आपका क्या बोलते हैं n फैक्टर बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बेसिकली
एग्जाम्पल से बेसिकली बताता हूँ। आप बेसिकली काम करना, सॉल्ट को ना दो पार्ट में तोड़ देना। सॉल्ट का एक पार्ट टूटा कैटायन में, दूसरा पार्ट टूटा अनायन में। अब ऑब्वियसली कैटायन का जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, कैटायन, और यहाँ पे एन फैक्टर किसका, एन फैक्टर कैटायन का। ठीक है, सिमिलरली ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अनायन डिवाइडेड बाय एन फैक्टर किसका, अनायन का। अब ऑब्वियसली अनायन तुम्हारा क्या है, चार्ज है, कैटायन में तुम्हारा क्या है, चार्ज है, तो उसी से हम लोग ये निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लो, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो अगर मैंने लिखा NaCl और मेरे को इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। मान लो मुझे क्वेश्चन है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ लेट अस से NaCl, ये है। ठीक है, तो पहले तो इसको NaCl को दो पार्ट में तोड़ लो, जितने पार्ट में टूटेगा। ध्यान रखना NaCl कौन सा कैटायन देगा कौन सा अनायन देगा वो इम्पॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट वेट में हम लोग कितना कैटायन कितना अनायन देगा वो हम लोग नहीं देखते, कौन सा कैटायन कौन सा अनायन देगा बस वही देखना है। तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा क्या देगा, ये तुम्हें दो क्या बोलते हैं, सोडियम कैटायन देगा और क्लोरीन अनायन देगा। तो सोडियम का वेट कितना होता है 23, और तुम्हारा लेटस से इसका एन फैक्टर कितना है 1, क्लोरीन का वेट कितना है 35.5, ये भी कितना है 1, तो हमारा वेट हो जाएगा 58.5। ठीक है, मान लो इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। सपोज़ करो ये फर्स्ट है, ठीक है, मान लो मेरे को सेकंड क्वेश्चन है, सपोज़ करो CaCl2। अब हो सकता है तुम बोलो कि सर एक कैल्शियम और दो क्लोरीन, तो ध्यान रखना दो क्लोरीन नहीं, हम लोग सिर्फ एक क्लोरीन लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला कि इक्विवेलेंट वेट में ये नहीं देखना है कि कितना कैटायन कितना अनायन, इक्विवेलेंट वेट में बस ये देखना है कि कौन सा कैटायन कौन सा अनायन। तो कौन सा कैटायन कैल्शियम, कौन सा अनायन क्लोरीन। तो कैल्शियम का वेट कितना होता है 40, इसमें एन इसका क्या बोलते हैं आयन का वेट, इसमें इसका एन फैक्टर कितना 2, प्लस ये कितना 35.5 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 35, तो आंसर कितना हो जाएगा 55.5। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल ये है, मान लो लेट अस से Al2SO4 का होल 3। ठीक है, तो ध्यान रखना कितना कैटायन कितना अनायन नहीं, कौन सा कैटायन कौन सा अनायन। तो ये कौन सा कैटायन देगा, ये एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव देगा। ये कौन सा अनायन देगा SO4 डाई नेगेटिव। तो एल्युमिनियम का कितना 27/3, SO4 का कितना 96/2। तो ऑब्वियसली ये 9 हो गया और ये आपको मेरे ख्याल से 48 हो गया। तो 9 और 48 आपको कितने हो जाएंगे, ये आपको हो जाएगा 57। ये एक तरीका हुआ सॉल्ट के केस में एन फैक्टर या सॉल्ट के केस में इक्विवेलेंट वेट को निकालने का। सॉल्ट को आपने दो हिस्से में तोड़ दिया और दो हिस्से में ब्रेक करने के बाद आप इसी आयन वाले फार्मूले से सॉल्व कर रहे हो। सॉल्ट का भी एक और तरीका देखो, ठीक है, सॉल्ट के केस में, ठीक है, सॉल्ट के ही केस में मेथड 2 ये है कि सॉल्ट के केस में जो एन फैक्टर होगा, ठीक है, वो होता है आपका समेशन ऑफ टोटल कैटायन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इट्स चार्ज। उस कैटायन पे कितना चार्ज है, ये बेसिकली उसका फॉर्मूला होता है। इसका एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ, लेट अस से पहला अगेन मैं सेम ले रहा हूँ NaCl, ठीक है, इसका निकालना है। तो ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका होगा 58.5। अब इसमें कैटायन कितना है, एक ही कैटायन है और इस कैटायन पे चार्ज कितना होता है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5। मतलब इसमें ना दो पार्ट पे तोड़ के निकालने का झमेला नहीं रहता है, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा।
ठीक है। मान लो मुझे लेटर से सेकंड निकालना है कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना जो कि आपको 111 आएगा। ठीक है। अब एन फैक्टर, टोटल कैटायन कितना है 1, लेकिन इस पे कैटायन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसलिए तुम्हारा 2 होता है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 55.5 आएगा। मान लो सपोज़ करो ये है Al2SO4 का होल 3, ये है। ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट, वैसे मेरे को इसका रटा हुआ है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इसका मॉलिक्यूलर 342 होता है। अब यहाँ पे टोटल कैटायन कितने हैं, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो मैंने 2 लिखा, और एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3। ठीक है। तो ऑब्वियसली जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको कितना आएगा, आपको वही 57 बेसिकली आएगा। ठीक है। मान लो कोई और गंदा सा मेरे को कुछ लेटर से सॉल्ट, समेशन क्यों है उसका देखो। मान लो ऐसा कोई सॉल्ट है मेरा, फोर्थ मान लो सॉल्ट है मेरा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो ऑब्वियसली इस पूरे का क्या निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट जो भी होगा, मेरे को नहीं पता यार मॉलिक्यूलर वेट कितना है। अब अगर आप देखो तो ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट नहीं है, तो इस पार्ट को इग्नोर कर देना। ठीक है। अब पहला वाला जो सॉल्ट है उसमें तुम्हारे टोटल कैटायन कितने हैं, पहला वाला जो सॉल्ट है उसमें 2 पोटेशियम है और पोटेशियम की वैलेंसी 1। चूँकि एक और सॉल्ट है तो हम लोग प्लस लगाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में क्या है समेशन। अब यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2, और इसमें तुम्हारा एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है। तो ये जाएगा 3 दूनी 6, 6 + 2 8, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट बाय 8 ये आएगा। ठीक है। मान लो और कोई गंदा सा कोई सॉल्ट है, लेटर से मैं अपने मन से बना रहा हूँ। मान लो लेटर से एक सॉल्ट है तुम्हारा KCl डॉट लेटर से KCl हो गया, एक मैंने ले लिया MgCl2, और मान लो एक मैंने ले लिया लेटर से एक मैंने ले लिया AlF3 डॉट 6H2O। मान लो इतने सारे हैं, इसका निकालना है। तो ऑब्वियसली इस पूरे का जो भी मॉलिक्यूलर वेट है, अब सॉल्ट कौन कौन सा है, सॉल्ट आपका ये भी है, सॉल्ट आपका ये भी है, सॉल्ट आपका ये भी है, 3 सॉल्ट है। यहाँ पे कितना कैटायन है, यहाँ पे 1 कैटायन है, इसकी वैलेंसी 1, यहाँ पे भी 1 कैटायन है, इसकी वैलेंसी 2, और यहाँ पे भी 1 कैटायन है लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी 3। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 4 5 6। आया समझ में। तो ये एक और दूसरा मेथड है जिससे हम लोग सॉल्ट के लिए एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले को भी बेसिकली हाईलाइट कर ले रहा हूँ क्योंकि आपका ये पूछ सकता है कि सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है। ठीक है। अगला देखो, अगला है हमारा एसिड। ठीक है। आई थिंक ये 4th होगा, एसिड। तो एसिड की अगर बात करें तो एसिड के लिए जो एन फैक्टर होता है ये होता है हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, कि वो कितना H+ दान कर सकता है। उसी तरह से बेस के लिए जो होगा ये बराबर होगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH-, वो कितना OH- दे सकता है। अब यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे मान लो HCl लिखा, ठीक है, तो HCl के लिए जो एन फैक्टर जो है, पहले HCl नहीं, पहले मैं बेस का बताता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। मान लो मैं कोई बेस लिख रहा हूँ, जैसे मान लो NaOH, कितना OH है 1, इसका एन फैक्टर 1। KOH है, कितना OH है 1, इसका भी एन फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना OH है 2, इसका एन फैक्टर 2। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना OH है 3, तो इसका एन फैक्टर 3। ये जनरली है, ध्यान रखना। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ क्या बोलते हैं एसिड की, लेटर से HCl है, ठीक है, तो इसमें कितना हाइड्रोजन है 1, तो इसका एन फैक्टर 1। H2SO4 है, इसमें कितने हाइड्रोजन है 2, तो इसका एन फैक्टर 2। ठीक है। H3PO4, इसमें कितना हाइड्रोजन है 3, तो ये आपका 3 हो जाएगा। ऐसा जनरल केस में होता है, लेकिन
यहाँ पे सिर्फ H प्लस नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है रिप्लेसेबल H प्लस या फिर रिप्लेसेबल OH माइनस। तो इसका मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि तीनों हाइड्रोजन दे दे, हो सकता है ये 2 भी दे सकता है, हो सकता है 1 भी दे सकता है। तो अगर उसने किसी रिएक्शन में तीनों हाइड्रोजन दिए तभी हम लोग 3 मानेंगे। यहाँ पे हम लोग को मेंशन नहीं किया था कि ये कितना H प्लस दे रहा है, तो इस वजह से हम लोग ने बाय डिफ़ॉल्ट जितना हाइड्रोजन है हमने मान लिया कि सारा हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए हम लोग ने 3 लिखा। या H2SO4 में हम लोग ने मान लिया कि दोनों हाइड्रोजन दे देगा, इसीलिए 2 है। लेकिन अगर मान लो लेटर से तुम्हें क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज करो ये क्वेश्चन है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 एज पर रिएक्शन, और आपको रिएक्शन दे रखा है कि H2SO4 प्लस NaOH ये बना रहा है आपको NaHSO4 प्लस H2O, ठीक है, विल बी। और उसके बाद आपको 4 ऑप्शन है, लेटर से एक 49 है, ठीक है, दूसरा आपको लेटर से 98 है, ठीक है, तीसरा आपको लेटर से 75 है, चौथा आपको मान लो लेटर से 120 है। ये बेसिकली है। तो अगर आपने सिर्फ अगर आपने रिएक्शन को इग्नोर कर दिया और डायरेक्ट इस पे चले गए तो आप एन फैक्टर कितना ले लोगे? 2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेकिन इस H2SO4 ने सिर्फ 1 हाइड्रोजन दिया, अभी भी 1 हाइड्रोजन रहता है। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन H प्लस डोनेटेड कितना है? 1 है। इसका मतलब फ़िलहाल इस केस में एन फैक्टर H2SO4 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। एन फैक्टर 1 होता है, तो इसलिए हमारा वेट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ये आई होप समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। किसके लिए? एसिड के लिए। लेकिन यही नहीं, मान लो अगर आपके पास कॉशनरी, अब मैं दिखाता हूँ आपको। मान लो ये है H3PO3, तो हो सकता है शायद तुम जज्बात में आकर के बोल दो कि एन फैक्टर 3 होगा, बट इसका ना एक्चुअली में जो एन फैक्टर होता है वो 2 ही होता है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो हाइड्रोजन 3 है, तो फिर आप 2 कैसे बोल सकते हो? 2 क्यों हो रहा है? तो 2 इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हो? रिप्लेसेबल H प्लस। तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे ना तो इसके बारे में पता चलेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना ये ऐसा होता है, इस तरीके से। ये हाइड्रोजन, ये OH और ये OH। तो बेसिकली ये वाला हाइड्रोजन तो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना ये रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली है, तो ये रिप्लेसेबल है और ये रिप्लेसेबल है। तो चूंकि इस पूरे मॉलिक्यूल में भले से 3 हाइड्रोजन है लेकिन 1 रिप्लेसेबल नहीं है, 2 ही रिप्लेसेबल है, इसी वजह से इसका एन फैक्टर 2 है। तो ध्यान रखना, नीट वालों के लिए तो मैं आंख बंद करके बोल रहा हूँ कि तुम लोगों को हमेशा जितना फॉर्मूले में हाइड्रोजन है या जितना फॉर्मूले में OH है वही उसका एन फैक्टर होता है। लेकिन जेई वालों के लिए कॉशनरी है, आपको ध्यान रखना होगा कि रिएक्शन दे रखी है या नहीं। रिएक्शन दे रखी है तो आप उस हिसाब से देखो कि वो कितना H प्लस दे रहा है या कितना OH दे रहा है, और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। और कई बार जेई वालों को कोई क्वेश्चन बेसिकली फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देगा, ठीक है, और बोलेगा बताओ इसका एन फैक्टर क्या होगा। तो उस टाइम पे केमिकल बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर बनाओगे तब जा कर के आएगा। तो ये धीरे धीरे स्ट्रक्चर वाली चीज़ें सीखोगे। फिलहाल आप इतना जान लो, ठीक है। तो हम लोगों ने एसिड का कर लिया, बेस का कर लिया, ठीक है। अब एक और चीज़ है, उसको अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक और है हमारा, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ यहाँ पर। जस्ट अ मोमेंट। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, छठा, ये है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर क्या होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान रखना, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है। तो दोनों के लिए एन फैक्टर जब तुम लोग निकालोगे
तो इसका फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला आपको होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव एटम, ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव एटम, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट रुक जाओ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव एटम मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्टिव एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कितना एक्टिव एटम है वो। अब यहाँ पे एक पूछते हैं बच्चे कि सर एक्टिव एटम बेसिकली क्या होता है। तो ध्यान रखो एक्टिव एटम क्या होता है। हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हम लोगों ने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन का फिक्स कर दिया, फ्लोरीन का फिक्स कर दिया। ये सारे तुम्हारे एक्टिव एटम है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो जिनका हम लोगों ने नाम रूल में मेंशन कर दिया है उनको छोड़ करके जितने भी तुम्हारे एटम बच गए, जैसे नाइट्रोजन, मुझे नहीं लगता मैंने नाइट्रोजन का स्पेसिफिकली कोई रूल बताया होगा, या क्लोरीन, मुझे नहीं लगता मैंने क्लोरीन का कोई स्पेसिफिक रूल बताया कि यही होगा हमेशा, ठीक है, या मैंगनीज़ है, आयरन है, ये सारे एटम जिनका मैंने रूल में कोई जिक्र नहीं किया बल्कि निकाला गया बेसिकली इनको वैसे को हम लोग एक्टिव एटम्स बेसिकली बोलते हैं। एक्टिव एटम का मतलब दोज एलिमेंट्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट whose oxidation number is not explained in determining oxidation number, ठीक है, इन ऑक्सीडेशन नंबर रूल, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रूल में मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपको नाइट्रोजन हो जाएगा, सल्फ़र हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, मैंगनीज़ हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ETC, ये सारे के सारे आपके एक्टिव एटम है। एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें ना आपको रिएक्शन आपको हमेशा दे रखी होगी कि रिएक्शन बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियसली LHS का मतलब पक्का रिएक्शन दे रखा होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, एग्जांपल है आपको, लेट अस से Cr2O7 डाई नेगेटिव, ये आपको कन्वर्ट हो रहा है Cr ट्राई पॉजिटिव में। मैं बेसिकली n फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर n फैक्टर क्या होगा। तो n फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, इसका कितना 3, इसका जब आप निकालोगे इसका 6 आएगा। तो चेंज कितने से हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, 3 से चेंज हो रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे एक्टिव एटम क्या होगा, ऑक्सीजन का रूल मैंने बता रखा है, इसका मतलब एक्टिव एटम क्या है, क्रोमियम। कितने क्रोमियम है, 2, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया, 6। मान लो सपोज करो मैंने लिखा, सपोज करो ये है तुम्हारा PH4+ और यहाँ पे है तुम्हारा P4, ठीक है। तो ध्यान रखना हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का देखना है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंटल फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालोगे तो 3 आएगा। चेंज कितने से हो गया, नेगेटिव साइन ये सब इग्नोर कर देना, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ऐसे मॉड में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें भी चेंज कितने से है, 3 से। लेफ्ट हैंड साइड में फॉस्फोरस कितना है, एक ही फॉस्फोरस है, तो इसलिए 3। हो सकता है तुम पूछोगे सर आप हाइड्रोजन को एक्टिव एटम क्यों नहीं कंसीडर करें, हाइड्रोजन का मैंने रूल बताया है इसी वजह से, ठीक है। मान लो मैंने लिखा सपोज करो N2 और ये तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा लेटस से ये तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है HNO3 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 5। तो चेंज कितने से हो रहा है, 5 से। और लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10। ये आया समझ में। मान लो सपोज़ करो मैंने लिखा, सपोज़ करो तुम्हारा S8, ठीक है। और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया H2S, तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर 0, इधर ऑक्सीडेशन नंबर -2। चेंज कितने से हो रहा है, 2 से चेंज हो रहा है। और कितने एक्टिव एटम है लेफ्ट हैंड साइड में, 8।
तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 16। इस तरीके से हम लोग n फैक्टर को निकालते हैं। ये आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपको ये सारे n फैक्टर जो हैं, ठीक है, कि एटम का क्या होगा, आयन का क्या होगा, सॉल्ट का क्या होगा, ठीक है, एसिड या बेस के लिए क्या होगा, ठीक है, एसिड या बेस के लिए क्या होगा, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बेसिकली आपका रूल क्या होगा। तो ये आपको ना बेसिकली ध्यान रखना है। ये समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ बाबा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बाबा, हम आपको थोड़ी देर में कॉल बैक कर रहे हैं। ओके। ठीक है, तो अब मैं काम कर रहा हूँ, सारे n फैक्टर के रूल को एक जगह पे इकट्ठा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया n फैक्टर और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पीसीज़ जिसका हमें n फैक्टर जानना है। ठीक है, तो लेट अस से एक हम लोगों ने पढ़ा एटम्स के लिए, तो एटम्स के लिए n फैक्टर क्या होगा? एटम्स के लिए n फैक्टर होगा वैलेंसी। ठीक है, आयंस के लिए n फैक्टर क्या होगा? आयंस के लिए n फैक्टर होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड। सॉल्ट के लिए n फैक्टर क्या होगा? ये हो जाएगा समेशन ऑफ टोटल कैटायन। कैटायन कितना है? मल्टीप्लाई बाय इट्स चार्ज। कैटायन पे जो भी आपका चार्ज होगा। ठीक है, एसिड की अगर मैं बात करूं तो एसिड के लिए क्या हो जाएगा? एसिड के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस। और उसी तरह से बेस के लिए क्या हो जाएगा? बेस के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस। ठीक है, और छठा है आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के लिए बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एक्टिव एटम्स। ठीक है, इस पूरे का क्या? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्टिव एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपको सारे n फैक्टर पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने सारे एग्जाम्पल भी कंसीडर किए हैं और आपको बेसिकली समझाया है कि हम लोग कैसे n फैक्टर बेसिकली निकालते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अब हम लोग को पढ़ना है कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली क्या होता है। आई होप n फैक्टर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे एक्चुअली में थोड़ा सा काम है। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में जाना पड़ेगा। मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेसिकली इसमें ना नॉर्मेलिटी बेसिकली मेरे को अल्टीमेटली बताना है पहले। तो नॉर्मेलिटी को मैं पहले बता दूंगा, उसके बाद ही मैं आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बताऊंगा। ठीक है, तो आज बस आप एक नॉर्मेलिटी का बेसिकली फंडा देख लो। नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होती है। मैं एक स्लाइड रब कर देता हूँ जो मुझे सबसे आसान लगता है। ठीक है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मेलिटी से पहले मैं एक टर्म लिखता हूँ। ठीक है, वो टर्म है आपका ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस बेसिकली क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंस ये होता है इट इज़ द रेशो ऑफ गिवन weight of substance to the equivalent
weight of substance to the equivalent weight of substance। मतलब अगर इसको शॉर्ट में लिखा जाए तो ग्राम इक्विवेलेंट बेसिकली क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ये होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये एक रेशो होता है मोल्स की तरह है, जैसे मोल्स में गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, उस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग डिफाइन करते हैं नॉर्मेलिटी को कि भैया नॉर्मेलिटी बेसिकली क्या होती है। आज बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, कल ही हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि इट इज़ अ कंसंट्रेशन टर्म, इट इज़ अ कंसंट्रेशन टर्म जस्ट लाइक आपका मोलैरिटी हो गया, ठीक है, मोलैलिटी हो गया, वेट बाय वेट परसेंटेज हो गया एंड सो ऑन। इन्हीं की तरह ये भी एक तरह से क्या है, कंसंट्रेशन टर्म। होता क्या है, ये होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसी को बोला जाता है इज नोन एज नॉर्मेलिटी। कि किसी 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट आपने डिसॉल्व किया है, वही नॉर्मेलिटी होता है। यानी कि नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और अगर आप इस वॉल्यूम इन लीटर को मिलीलीटर में अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली बेसिकली आपको क्या होता है ये ना मैं आपको कल आराम से समझाऊंगा। आज बस मैंने इसको कच्चा एक डेफिनेशन आपको बता दी है। हम लोग पहले नॉर्मेलिटी को ढंग से समझेंगे और उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो मेरे को एक्चुअली कुछ काम है इसलिए आई हैव टू गो। चलो फिर बाय, कल के लेक्चर में मिलते हैं।